नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं टेक्निकल एग्जाम गुरुजी से शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं BSTC और PTT की जो तैयारी करने वाले छात्र उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास वीडियो, रीजनिंग का क्लास वीडियो है और हम जानेंगे आज लुप्त संख्या और अक्षर ज्ञान को कैसे हल करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जो पहला प्रश्न दे रखा आप उसे देखिए। यहाँ पर लिखा गया 18, आगे लिखा गया 2, फिर आगे लिखा गया 16। इसी प्रकार यहाँ लिखा गया 15, फिर 7 और फिर आगे लिखा गया 8, आगे लिखा गया 16, फिर 6 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। मित्रों, अगर एग्जाम में ऐसा कभी भी कोई प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे? बहुत ही आसान इसका पैटर्न है। देखिए साथियों, कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो मैं आपको हल करने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप इस पहली रो को देखिए, इसको अपन कहते हैं रो, यानी इसको हम पंक्ति कहते हैं। ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया ये पंक्ति कहलाता है और इसी प्रकार अगर मैं ऐसा ब्रैकेट बनाता हूं तो ये कहलाता है कॉलम। ये क्या कहलाता है? कॉलम, जिसको हम स्तंभ कहते हैं और इसको अपन रो यानी पंक्ति कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इस रो को देखते हो, इस पंक्ति को देखते हो, तो 18 में से 2 घटाने पर 16 आता है। तो यहाँ लिखा मैंने 18 माइनस का 2 बराबर 16। इसी प्रकार इसको देखो, 15 में से 7 गया तो 15 में से 7 गया तो अपने पास आ गया 8। इसी प्रकार इसको देखो, 18 में से 6 गया तो 18 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बचेगा? 18 में से 6 गया तो हमारे पास बचेगा 12। तो यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा 12। तो इस पहले प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 12, यानी यहाँ पर हमारे पास सही आंसर होगा 12। आगे सभी को जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दे रखा वे दे रखा 100, देखो 754, 421, फिर आगे दे रखा 111। इसी प्रकार यहाँ दे रखा 730, 427 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर मित्रों एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखो 754 है, फिर 421 है और फिर छोटी संख्या आ रही है। तो हम क्या करेंगे मित्रों, एक बार इसे पैटर्न को हल करने के लिए हम इसको और इसको अंतर कर लेते हैं। एक बार सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 754 और 421 का हम अंतर करते हैं। तो अंतर करेंगे, 4 में से 1 गया तो अपने पास 3 आ जाएगा, 5 में से 2 गया हमारे पास 3 आ जाएगा और 7 में से 4 गया हमारे पास 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 111 नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसमें 3 का भाग दिया तो मेरे पास 111 आ गया। आगे समझ में? यानी क्या किया, 754 में से 421 को घटाना होगा और जो भी संख्या आएगी उसमें हम 3 का भाग देंगे। सिमिलरली यही पैटर्न अपन यहां यूज करेंगे। तो यहां यूज करते हैं, देखिए साथियों, 730 में से हम 427 को माइनस करते हैं। 730 में से हम 427 को माइनस करते हैं। यहां देखो आप 730 और इसमें से 427 को मैंने माइनस किया। 10 में से 7 गया, अपने पास में आ गया 3। इसी प्रकार यहां बचा 2 में से 2 गया, हमारे पास आ गया 0। और यहां पर देखिए, यहां 7 में से 4 गया तो हमारे पास बचा 3 और इसमें भी मैं 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 101। तो यहां पर हमें राइट करना पड़ेगा सी ऑप्शन को, यानी यहां पर इसका सही जवाब होगा 101। आगे समझ में? जल्दी से कॉपी कर लो। यहां पर तीसरे प्रश्न को आप देख लीजिए। तीसरा प्रश्न दे रखा 452, फिर दे रखा 0, फिर दे रखा 830। इसी प्रकार यहां दे रखा 590 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और 287। यहां पर कौन सी संख्या आएगी? मित्रों, अगर एग्जाम में ऐसा कभी भी प्रश्न बनता है तो कैसे हल करेंगे? सीधा सटीक आपको आंसर उठाना है। यहां पर आपको 0 दे रखा है, इसका मतलब जब संख्याओं 2 संख्या बड़ी बड़ी दे रखा है और अगर उनके मध्य अगर आपको 0 नजर आता है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका है कि आप संख्या के जो अंक है उनका योग करके एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों यहां पर देखो 452 है और यहां पर 830 है। अगर मैं इनका अंतर करता हूं तो मेरे पास 0 नहीं आता है, इसलिए हमें संख्या के अंकों का योग करना पड़ेगा। तो इसका जो ट्रिक निकलेगा वो क्या निकलेगा? यहां देखो, सबसे पहले आपको दे रखा 452, तो इसके अंकों का योग कर रहा हूं, 4 + 5 + 2 4 और 5 9, 9 और 2 हो गया अपने पास में 11। इसी प्रकार यहां दे रखा 830, तो 830 के अंकों का योग करता हूं, 8 + 3 + 0, ये आ गया 11। अब मैं 11 में से 11 घटाता हूं तो मेरे पास 0 आता है। आता है या नहीं आता है? तो इसी प्रकार अपन यहां पर चेक करेंगे इसको, 5 + 8 + 9 8 8 16 और 1 17, 17 और 5 होता है 22। ये लिखा मैंने 22, ठीक है। अब इसी प्रकार यहां पर दे रखा 287, तो ये लिखा 287। 2 + 8 + 7, 2 और 8 होता 10, 10 और 7 होता 17। अब इनका अंतर करेंगे तो इनका अंतर आ रहा मेरे पास 5 में, तो यहाँ पर अपन ए ऑप्शन को राइट करेंगे, यानी तीसरे प्रश्न का जो सही जवाब होगा हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आगे समझ में? कर लो कॉपी जल्दी से। प्रश्न दे रखा 16, 93 और 15, फिर दे रखा 14, प्रश्नवाचक चिन्ह और 12। ऑप्शन दे रखा 91, बी ऑप्शन है 78, सी ऑप्शन है 96 और डी ऑप्शन है 86। अगर दोस्तों एग्जाम में ऐसा कभी प्रश्न बनता है तो कैसे हल करेंगे? देखिए मित्रों, सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा 16
और यहाँ दे रखा 15, दो छोटी संख्या है और बीच में एक बड़ी संख्या नजर आ रही है। तो ऐसे पैटर्न पकड़ने का बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ लो और बड़ी संख्या 93 के समक्ष अगर कोई भी गुणा या भाग हो सकता है। तो मैंने लिखा 16 प्लस 15, इनको जोड़ने पे मेरे पास आ गया 31, यहां पर आ रहा 93। तो हम क्या करेंगे, इस 31 को 3 से गुणा करेंगे, ये आ गया मेरे पास में 93। आगे सभी को समझ में, यानी मैंने क्या किया, 16 और 15 को जोड़ा, 16 और 15 को जोड़ा, मेरे पास आ गया 31, 31 को मैं 3 से गुणा करूंगा, मेरे पास आ गया 93। सिमिलरली यही पैटर्न अपन यहां यूज करेंगे, इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे। तो 14 और 12, 14 और 12 मेरे पास कितना होता है 26, और 26 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा, क्योंकि यहां पर भी 3 से गुणा किया, तो 26 को 3 से गुणा करेंगे, अपने पास आ जाता है 78। हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन को राइट करेंगे, बी ऑप्शन को राइट करेंगे। आगे समझ में, इस प्रकार के वहां छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किन पे नजर आ रहा, पांचवा प्रश्न दे रखा 6, 15, 8, 4, 20, 15, 8 प्रश्नवाचक चिन्ह 3, हमें दे रखा ऑप्शन 10, बी ऑप्शन दे रखा 13, सी ऑप्शन दे रखा 12, डी ऑप्शन दे रखा 18। मित्रों अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे, बहुत आसान पैटर्न है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर बड़ी संख्या नजर आ रही है, छोटी संख्या नजर आ रही है, हम छोटी संख्या को जोड़ लेते हैं। 6 प्लस 8 को जोड़ते हैं, हमारे पास आता 14, 14 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो मेरे पास बीच वाली संख्या मिल जाती है 15। इसी प्रकार अपन बाहर वाली संख्या को जोड़ेंगे, 4 प्लस 15, हमारे पास में आता 19, 19 में 1 जोड़ा, ये आ गया मेरे पास 20 में। इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे, 8 प्लस 3, हमारे पास होता है 11, 11 में 1 जोड़ेंगे, हमारे पास हो गया 12। तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन यानी 12 को हमें राइट करना पड़ेगा। छठा जो प्रश्न दे रखा वो आप पढ़ लो, सबसे पहले आता है तो कमेंट कर दो। प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा, आशीष अनूप से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि आलोक मनीष से छोटा है। देखो, आशीष अनूप से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि आलोक, उसके बाद यहाँ प्रश्न थोड़ा डोस दे रखा, अब यहां से पढ़ना है, आलोक मनीष से छोटा है जो निषिद्ध जितना लंबा नहीं है। आलोक मनीष से छोटा है जो निषिद्ध जितना लंबा नहीं है, तो इस समूह में सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा। बिल्कुल आपको ऑप्शन दे रखा, जिनको आता है कमेंट कर दो भैया। ऑप्शन निषिद्ध, दूसरा ऑप्शन अनूप, तीसरा आशीष, चौथा है मनीष। मित्रों अगर एग्जाम में ऐसा कभी भी प्रश्न बनता है, ऐसे प्रश्नों को अपन कैसे हल करेंगे, यहां मैं आपके सामने दे रहा हूं शॉर्ट पैटर्न, और उस शॉर्ट पैटर्न के माध्यम से आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर लोगे। साथ ही यहां पर जो प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा वो दे रखा है, आशीष अनूप से लंबा है। इसका मतलब यहां लिखा मैंने आशीष, और आशीष किससे लंबा है, अनूप से, तो ये लिखा मैंने अनूप। आशीष अनूप से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि आलोक है। इसका मतलब इस आशीष से लंबा कौन होगा, आलोक होगा। ये लैंग्वेज है। आशीष इस अनूप से तो लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना आलोक है। इसका मतलब अनूप से लंबा कौन है, आलोक है, और अनूप से लंबा कौन है, आशीष है। तो इसमें से अनूप से थोड़ा सा लंबा आशीष हो गया और अनूप से थोड़ा ज्यादा लंबा आलोक हो गया। प्रश्न क्या दे रखा, आलोक मनीष से छोटा है। आलोक मनीष से छोटा है, इसका मतलब आलोक से लंबा कौन हो गया, मनीष हो गया। आलोक से लंबा कौन हो गया, मनीष हो गया। देखिए, आलोक मनीष से छोटा है जो निषिद्ध जितना लंबा नहीं है, जो निषिद्ध जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब इससे लंबा कौन होगा, इससे लंबा होगा निषिद्ध। कौन होगा, इससे लंबा निषिद्ध होगा। आपसे पूछा गया इस समूह में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो समूह में जो सबसे लंबा व्यक्ति होगा वो निषिद्ध होगा। हमें यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, और समूह में सबसे छोटा व्यक्ति होगा अनूप होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना। आ गया, कॉपी कर लो भाई जल्दी से। पर जो सातों प्रश्न दे रखा आप उसे बिल्कुल बारीक से देख लीजिएगा। एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे हल करेंगे, इसका पैटर्न बिल्कुल आपको क्लियर में कराऊंगा। दोस्तों यहां प्रश्न दे रखा है पटरी, फिर अनुपात दे रखा है रेलगाड़ी, समानुपात का चिन्ह है, और दो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखे हैं, यानी इन दो में से चयन करना पड़ेगा। देखो, पटरी और रेलगाड़ी का रिलेशन आप ढूंढ लीजिएगा कि मध्य में क्या रिलेशन बनता है। उसके बाद अगर आप इन प्रश्नों ऑप्शन को देखोगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, सिर्फ सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़े। प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है पटरी और अनुपात रेलगाड़ी। पहला ऑप्शन दे रखा पेट्रोल अनुपात कार, दूसरा ऑप्शन दे रखा पहिया अनुपात साइकिल,
तीसरा ऑप्शन दे रखा सड़क अनुपात ट्रक, डी ऑप्शन दे रखा मंदिर अनुपात भगवान। मित्रों अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा कोई भी प्रश्न बनता है, तार्किक विश्लेषण वाला ये प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए मित्रों, अगर रेलगाड़ी चलेगी तो उसके लिए पटरी होना बहुत जरूरी। बिना पटरी के रेलगाड़ी नहीं चल सकती, आप ध्यान रखें। अब इस ऑप्शन उठाते हैं, मंदिर और भगवान। क्या बिना मंदिर के आप भगवान को पूजा नहीं कर सकते हो? क्या कर सकते हो ना? तो यानी इस ऑप्शन को तो आप डिलीट कर दीजिए। ऐसा थोड़ी कि मंदिर में जाओगे तो ही आपको भगवान मिलेगा। अरे भगवान तो आप कहीं पर भी बैठ जाओ, आपको वहीं में विराजमान है, भगवान तो वहीं मिल जाएगा, क्योंकि भगवान तो साक्षात है। यानी बिना मंदिर के भी हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं, हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, हमारे घर में भी तो करते हैं। ठीक है, तो इसको तो अपन काट दिया। अब बचा सड़क और ट्रक। बिल्कुल भाई, अगर सड़क नहीं रहेगी तो ट्रक कैसे चलेगा? सड़क नहीं रहेगी तो ट्रक कैसे चलेगा? थोड़ा लॉजिक 90% लगा है, एक बार सोच लेता हूं कि ये हो सकता है, लेकिन एक बार थोड़ा ऊपर बढ़ जाते हैं, क्या पता कोई प्रश्न सही आ जाए। तो यहां दे रखा पहिया और साइकिल। आप मुझे बताइए, पहिए के बिना साइकिल चल सकती है क्या? पहिए के बिना साइकिल चल सकती है क्या? पहिया और साइकिल, देखना, पटरी और रेलगाड़ी, पटरी और रेलगाड़ी, इसका मतलब रेलगाड़ी जिस पथ पे चलती है, रेलगाड़ी जिस पथ पे चलती है वो पटरी कहलाती है। लेकिन पहिया तो साइकिल का पथ थोड़ी है, पहिया साइकिल का पथ नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। साइकिल का पथ पहिया नहीं है, इसलिए बच्चे इसको राइट कर रहे हैं, ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि साइकिल का पथ की बात करनी है हमें, पहिए की बात नहीं करनी है। अब देखो, कार पेट्रोल, कार का पथ पेट्रोल थोड़ी है भैया, तो इसलिए हम यहां पर इस ऑप्शन को राइट करेंगे, यानी 90% वाले इस आंसर को राइट करेंगे। ट्रक को चलने के लिए जिस पथ की आवश्यकता पड़ेगी वो हमें सड़क ही रहेगा। इसलिए प्रश्न संख्या 7 का हमें राइट करना पड़ेगा। कौन से ऑप्शन को? सी को। जो बी ऑप्शन उठा रहे ना वो ध्यान से सुने इस प्रश्न को, ये राइट होगा इसका। आगे समझ में, करो कॉपी जल्दी से। का लॉजिक बताओ, देखिए आंसर क्या होगा। सोचो, थोड़ा सा सोचो, बिल्कुल क्लियर है ऑप्शन पे। जिनको नजर आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा। देखो यहां दे रखा बेचना, फिर आगे दे रखा खरीदना, उसके बाद दे रखा है देना अनुपात लेना, उसके बाद दे रखा दुकान अनुपात बाजार, नगद अनुपात उधार, और डी ऑप्शन दे रखा गेंद अनुपात बल्ला। बिल्कुल, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर आपको बताता हूं, लेकिन एक बार आप पढ़ के कमेंट कर दो भाई जल्दी से। अनुपात खरीदना, फिर यहां प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, देना लेना, दुकान बाजार, नगद उधार, गेंद और बल्ला। जो राइट करना है कर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको भी पता चल जाएगा हमें कितना आता है। फिर मैं टाइटल और तरीका समझा देता हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहां पर दे रखा बेचना और यहां पर दे रखा खरीदना। मित्रों मैं आपको एक चीज बताता हूं, बेचना, किसी चीज को अगर अपन बेच देते हैं तो हमारे पास से वस्तु चली जाती है, तो बेचना का मतलब है वस्तु का चले जाना, वस्तु का चले जाना। यानी मान लीजिए मैंने मकान बेच दिया, तो मेरे हाथ में कोई वस्तु थी वो निकल गई मेरे हाथ से, तो बेचना का मतलब है वस्तु का चले जाना। इसी प्रकार खरीदना, इसी प्रकार खरीदने का यहां लॉजिक समझा रहा हूं, वस्तु का आना, वस्तु का आना। बिल्कुल, जब तक आप रीजनिंग में किसी सेंटेंस को तोड़ना नहीं सीखोगे, आप ऐसे प्रश्नों को आसान तो मानोगे, लेकिन वहां जो ऑप्शन राइट करके आओगे फिर पता चलेगा, रिजल्ट आएगा बोले यार ये नेगेटिव चल गया। वो यही कारण होता है, आप इसको तोड़े प्रश्न को। बेचने का मतलब है आपने किसी वस्तु को बेच दिया है तो आपके हाथ से निकल गई, और खरीदने का मतलब आपने किसी वस्तु खरीदा तो वो आपके पास नई वस्तु बनकर आ गई है। इसी प्रकार देना, देने का मतलब हमने किसी वस्तु को दिया है तो देने पर वो हमारे हाथ से चली गई, और लेने का मतलब हमने किसी से ग्रहण किया है तो हमारे हाथ में नई वस्तु आ गई। तो यहां पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। फिर भी अपन दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन का टाइटल मैं क्लियर करा रहा हूं आपको। बी ऑप्शन की बात करते हैं, दुकान और बाजार क्या लेना देना है भाई? दुकान और बाजार में कोई नया आ रहा है, नया जा रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, तो बिल्कुल आप इसको उठा ही नहीं सकते हो। नगद और उधार, अब नगद लिए उधार दिए, तो नगद लेना उधार देना, ये भी पैसे की बात है, इसमें कोई विपरीत सेंटेंस नहीं आ रहा है जी। और गेंद और बल्ला, इसमें भी कोई विपरीत सेंटेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि गेंद शॉट मार भी दिया, वो बल्ला चले भी गया, लेकिन बल्ला तो हमारे पास में रह गया ना, इसका मतलब ये चीजें, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट नहीं होंगे, हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, देना और लेना। देने का मतलब किसी के पास चली गई है, और लेने का मतलब उनसे हमारे पास में नई वस्तु आ चुकी है।
आपको स्क्रीन पे 4 प्रश्न नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप इन 4 प्रश्नों को देख लीजिएगा और ये वो 4 प्रश्न हैं जो मैं आपको 4 सेकंड से भी कम समय में हल करके बताऊंगा। लेकिन आपको इन प्रश्नों को सिर्फ एक बार देखना होगा। अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब अगर 4 सेकंड से कम समय में आते हैं तो आप भी रिप्लाई कर सकते हैं। मित्रों, हमें ऐसे प्रश्नों को सिर्फ देखना होता है, जवाब क्या होता है बिल्कुल हम कमेंट करेंगे। देखिए यहां पर दे रखा है आपको सिर्फ 12 से 1/4 प्लस 14 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा प्रश्न दे रखा 3 से 3/4 प्लस 5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा प्रश्न दे रखा 14 से 2/3 प्लस 8 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। और चौथा प्रश्न दे रखा 20 से 1/2 प्लस 10 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। मित्रों, अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे हल करेंगे? बहुत आसान प्रश्न है। देखिए कुछ भी नहीं करना होगा। यहां पर क्या नजर आ रहा? 12 और यहां पर क्या नजर आ रहा? 14। बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो हमें सबसे पहले 12 और 14 को जोड़ना पड़ेगा। 12 और 14 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 26 और ये 1/4 एक्स्ट्रा नजर आ रहा है तो ये 1/4 लिखा, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा 26 से 1/4। इसी प्रकार यहां पर नजर आ रहा 3 और यहां पर नजर आ रहा 5। देखिए साथियों, आपको 3 और 5 को जोड़ना होगा। 3 और 5 मेरे पास होता है 8 है और यहां पर नजर आ रहा 3/4 तो ये लिखा 3/4। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसी प्रकार यहां पर नजर आ रहा 14, यहां पर नजर आ रहा 8। 14 और 8 को आप जोड़ लीजिएगा। 14 और 8 होता है 22। तो ये हो गया मेरे पास में 22 और ये 2/3 नजर आ रहा है, ये आ गया इसका आंसर 2/3। इसी प्रकार 20 और 10 को जोड़ लीजिए, हमारे पास आ गया 30 और ये 1/2 आ रहा है तो ये आ गया 1/2। तो ये ऐसे जब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, हम लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताऊं। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं बता रहा हूं। मैंने अभी इन प्रश्नों को देखा, आंसर निकाला। आप भी सीख गए होंगे प्रश्न को देखना, आंसर निकालना। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं? इधर देखिए, जैसे मैं इस एग्जांपल उठाता हूं, यहां लिखा गया 20 से 1/2 प्लस 10। बच्चे क्या करते हैं? पहले इसको हल करते हैं। 20 दूनी 40 और 1 41, 41/2 प्लस 10 ऐसा लिखते हैं। फिर बच्चे एक बार इसके नीचे 1 लगाते हैं, फिर लघुत्तम लेते हैं। कितना आ गया? 2। यहां पर आ गया 41 प्लस 2 का भाग देंगे, कितना हो गया? 20। क्योंकि 2 1 2 और 2 को 10 से गुणा करेंगे 20। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 61। 61 में किसका भाग देंगे? 2 का। अगर 61 में 2 का भाग देंगे तो भी 30 से 1/2 ही आना है। तो आपको ये पैटर्न कैसा लगा है या फिर आप इस पैटर्न से करोगे? अब आप मुझे बताइए कि भविष्य में अगर कोई भी ऐसा एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप इस पैटर्न का इस्तेमाल करोगे या फिर इस पैटर्न का? तो बिल्कुल ट्रिक कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर दीजिए। इस प्रश्न के सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपको ये प्रश्न किसी भी साथी को आता है तो जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों, यहां पर प्रश्न दे रखा है कि अंजू का किसी पंक्ति में ऊपर से स्थान 18वां है और मीनाक्षी का पंक्ति में 24वां स्थान है। नीचे से मीनाक्षी का नीचे से पंक्ति में 24वां स्थान है। जब दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी अपना अपना स्थान अदला बदला कर लेती है, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है तो अंजू का स्थान ऊपर से 32वां हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा साथियों कि पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। मित्रों, अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न बनता है तो कैसे हल करेंगे? यहां पर बहुत ही आसान सा पैटर्न मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। लेकिन उन सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिनको इस प्रश्न का आंसर आता है वो कमेंट कर दीजिएगा। पूरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा। जिन छात्रों को प्रश्न नंबर पहले का आंसर आ रहा है जल्दी से रिप्लाई कर सकते हैं। अंजू का किसी पंक्ति में ऊपर से स्थान 18वां है और मीनाक्षी का पंक्ति में नीचे से स्थान 24वां है। जब दोनों अपना अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो अंजू का ऊपर से स्थान 32वां हो जाता है। जी, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? मित्रों, एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे इसका पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जिन साथियों को इस प्रश्न का जवाब आता है बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि आप में से कौन छात्र है जो इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। तो चलिए मित्रों, अभी तक तो हाँ जी, नमस्कार आप सबको, बिल्कुल मेरा प्रणाम है आपको। जो भी इस समय लाइव पर जुड़ चुके हैं सब लोग अपना नाम और ज़िला नाम लिखकर कमेंट कर दीजिएगा बिल्कुल। और जो लोग पहले बार देख रहे हैं वीडियो को उनसे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि विशेषकर वो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शामिल हो जाए। जी हाँ भैया, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। तो चलिए मित्रों, मैं शुरू करता हूँ। इस क्लास का आंसर क्या रहेगा? अंजू का किसी पंक्ति में ऊपर से स्थान 18वां। देखिए मित्रों, आप इस डायग्राम को देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये पंक्ति है मेरे पास, इस पंक्ति में ऊपर की रैंक है ये, ठीक है, ये ऊपर से रैंक है। तो अंजू का किसी पंक्ति में ऊपर से स्थान 18वां है तो अंजू मान लीजिए 18वें स्थान पर यहां बैठी हुई है।
ये लिखा मैंने अंजू। आगे प्रश्न बोल रहा मीनाक्षी का पंक्ति में नीचे से स्थान 24वां है। आप यहाँ देखिएगा, ये कोई पंक्ति है और नीचे से मीनाक्षी का जो स्थान है वो 24वां है, तो ये लिखा मैंने 24वां। यहां पर बैठी हुई है मीनाक्षी, मीनाक्षी का पंक्ति में नीचे से स्थान 24वां। देखो मित्रों, ये तीर चल रहा है, इसका ध्यान जरूर देना। देखिए नीचे से तीर ऊपर जा रहा है और ऊपर से तीर नीचे आ रहा है, तो ऊपर से इसका स्थान 18वां है, इसका स्थान नीचे से 24वां है। आगे प्रश्न का जो लैंग्वेज है वो है कि जब दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेती है। देखो भाइयों, इस प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेती है, इसका मतलब यह है कि अंजू मीनाक्षी का स्थान लेती है, अंजू यहां बैठ जाती है और इसी प्रकार मीनाक्षी किसका स्थान ले लेती है, अंजू का ले लेती है, तो मीनाक्षी यहां बैठ गई। ठीक है, जब दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो अंजू का ऊपर से स्थान 32 हो जाता है। देखिए मित्रों, अंजू का अब ऊपर से कौन सा स्थान हो गया, 32 हो गया, 32। अब मित्रों यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूं। देखिए पंक्ति में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई। एक प्रश्न का नाम लिया है अंजू, अंजू का स्थान जैसे अदला बदला करते हैं तो ऊपर से स्थान 32वां है। अंजू का देखो भाई ऊपर से स्थान 32वां, तो यहां से अंजू जब यहां बैठी तो ऊपर से स्थान उसका 32वां है, और इसी प्रकार जब वो यहां मीनाक्षी बैठी है तो उसका नीचे से स्थान कौन सा है, 24वां है। तो दोस्तों यहां पर अंजू की दो स्थिति आ गई, अंजू का ऊपर से स्थान भी आ गया और अंजू का नीचे से स्थान भी शो हो रहा। देखिए कैसे, अंजू का ऊपर से स्थान बदलने पर 32वां स्थान हो गया। तो आपको पता है कि मीनाक्षी नीचे से 24वें पायदान पर थी, तो नीचे से अब अंजू कौन से पायदान पर हो गई, 24वें पायदान पर हो गई। अब यहाँ पर अंजू की दोनों स्थिति आ गई, ऊपर और नीचे की स्थिति आ गई, तो हमें क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा। देखिए कैसे हल करेंगे, टोटल कुल छात्र निकालना है, 32 + 24 को जोड़ लो और 1 घटा दो। बिल्कुल दोनों को जोड़ेंगे, हमारे पास में आ जाएगा 56 और 56 में से 1 घटाएंगे, अपने पास में होगा 55। तो यहां पर हमें राइट करना पड़ेगा बी ऑप्शन को। तो प्रश्न पहले का सही जवाब है बी ऑप्शन 55। आप में से जिन साथियों का 55 आंसर सही है उनको मेरा प्रणाम है कि आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है, और जिनके आंसर 55 सही नहीं निकला है वो आप इस प्रश्न की कॉपी करो और इसी पर आधारित मैं प्रश्न आपको हल करा रहा हूं, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब आपके सामने प्रश्न संख्या 2 नजर आ रहा है। जिनको प्रश्न संख्या 2 का आंसर आता है वो तो रिप्लाई कर सकते हैं, और जिनको आंसर नहीं आता है वो इस प्रश्न की कॉपी जरूर कर ले, ताकि अभी जब मैं आपको हल कराऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रश्नों को जो लैंग्वेज दे रखी है आप उसको रीड करें सबसे ज़्यादा। हाँ भाई, यहाँ प्रश्न दे रखा है, विद्यार्थी की कतार में राजू बाएं से 7वें स्थान पर है। विद्यार्थी की कतार में राजू बाएं से 7वें स्थान पर है और मनु दाएं से 12वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो राजू का बाएं से स्थान 22वां हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कतार में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोग रेडी रहे। प्रश्न जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आए, आपका सबसे पहले जो कार्य रहता है वह रहता है कि आप इस प्रश्न की कॉपी जरूर करें, यानी आप अपने नोट्स में इस प्रश्न को उतार लीजिएगा, और जब आप प्रश्न उतार लेते हो तो आप इसको हल करने की कोशिश करें। मैं इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्रश्न का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज आपको दे रखी है, दाएं और बाएं का स्थान। सबसे पहले आपको दे रखा विद्यार्थियों की कतार में बाएं से राजू 7वें नंबर पे, तो यहां से राजू का जो स्थान है वो 7वां स्थान है, यहां राजू बैठा हुआ है। ये कतार बाएं से स्टार्ट होती है, ठीक है मित्रों। इसी प्रकार मन्नू का जो कतार में स्थान है वो दाएं से, तो यहां मन्नू का दाएं से जो स्थान है वो कौन सा है, दाएं से 12वें स्थान पर ये मन्नू बेटी। पहली स्थिति आपको इस प्रकार ड्रॉ करनी पड़ेगी कि राजू का स्थान बाएं से 7वां स्थान है और मन्नू का स्थान दाएं से 12वां है, तो ये लिखा मैंने दाएं। अब साथियों आपको क्या दे रखा है, जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदलने का मतलब है कि राजू यहां शिफ्ट हो गया और मन्नू यहां शिफ्ट हो गई। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो राजू का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। इसका मतलब यहां से राजू का जो स्थान है बाएं से कितना हो गया, 22वां आ गया।
अब मित्रों आप लोग ये जरूर पढ़े कि यहां पर दो कंडीशन आ गई। देखो दाएं और बाएं की स्थिति यहां पर बिल्कुल क्लियर हो रही है। यहां से राजू का बाएं से स्थान 22वां है और राजू का दाएं से स्थान 12वां है। नई स्थिति के अनुसार देखो, आप नई स्थिति के अनुसार देखो, जो लोग कमेंट कर रहे हैं ध्यान रखें, थोड़ा सामान्य इस प्रश्न को पढ़े और फिर लोग जवाब करें। सबसे पहले दे रखा नई स्थिति, राजू का स्थान 22वां है, दाएं से है 12वां, दोनों को जोड़ो भाई, दोनों को जोड़ना पड़ेगा 22 + 12 और आप 1 घटा दो, 22 और 12 होता 34, 34 में से आप 1 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 33। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है? पंक्ति में कुल 33 विद्यार्थी है। जल्दी से कॉपी कर लो, प्रश्न संख्या तीसरा में दे रहा हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा जी। प्रश्न का जो लैंग्वेज दे रखा है वो पढ़ लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर प्रश्न का जो लैंग्वेज है उसको फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से क्लियर कर लोगे। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है, विद्यार्थियों की कतार में राजू बाएं से 7वें स्थान पर है और मन्नू दाएं से 12वें स्थान पर है। जब अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राजू को बाएं से 22वां स्थान हो जाता है। तो कतार में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? कतार में कुल 33 विद्यार्थी होते। आगे सभी को समझ में नजर आ रहा है। रेशमा का पंक्ति में दाएं से 16वां स्थान है। रेशमा का पंक्ति में दाएं से 16वां स्थान है और आशा का पंक्ति में बाएं से 16वां स्थान है। दोनों के मध्य कुल छात्र 1/3 है। दोनों के मध्य कुल छात्रों का 1/3 छात्र आते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? अगर दोस्तों एग्जाम में कोई भी ऐसा प्रश्न बनता है तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ शॉर्ट पैटर्न, और इस शॉर्ट पैटर्न के माध्यम से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक प्रश्न आता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। मित्रों यहाँ पर जो प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है उसको आप सबसे पहले पढ़े। अगर आप प्रश्न को गौर से पढ़ते हो तो सब कुछ आपके पास क्लियर हो जाता है। ये प्रश्न एसएससी में रिपीटेड प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और बनेंगे, मैं तो कहता हूँ बनेंगे, और ये प्रश्न आने भी चाहिए। प्रश्न का लैंग्वेज बहुत आसान है। अगर आप इस प्रश्न को एक बार गौर से देखते हो तो लैंग्वेज बहुत आसान है। आप इस प्रश्न को अगर 2 बार पढ़ते हो तो आसानी से आप जवाब दे दोगे। यहां देखकर रेशमा का पंक्ति में दाएं से 16वां स्थान है। देखिए मित्रों यहां पर 2 ही चीज आपको क्लियर है। पूरी पंक्ति का अगर आप फोकस करोगे तो एक चीज नजर आता है दाया और एक भाग नजर आता है इसका बाया। आपको दे रखा है रेशमा का पंक्ति में स्थान दाएं से 16वां है, तो दाएं से 16वें नंबर पर यहां पर रेशमा बैठी हुई है। और आशा का पंक्ति में बाएं से स्थान 16वां है, तो बाएं से आशा का स्थान 16वां मैंने मान लिया। ठीक है, आगे सभी को। दोनों के मध्य कुल छात्रों का, अब कुल छात्र हमें पता नहीं है तो कुल छात्रों को मैंने x मान लिया। कुल छात्रों की संख्या हमें पता नहीं तो अपन ने क्या मान ली? x मान ली। कुल छात्रों का 1/3 बैठते हैं, यानी इन दोनों के बीच में कुल छात्रों का 1/3 बैठते हैं। तो ये लिखा मैंने x/3 छात्र उपस्थित होते हैं। अब देखिए मित्रों अगर मैं यहां से लेकर यहां तक सभी संख्याओं को जोड़ता हूं तो कैसे निकलेगा? मेरे पास आएगा 16 + x/3 + 16 बराबर टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र मुझे x मानना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस x/3 को यहां शिफ्ट करेंगे तो देखिए मित्रों क्या आ जाएगा हमारे पास में, 16 और 16 होगा 32, 32 बराबर x माइनस का x/3 हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस की संख्या जब इधर शिफ्ट की जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब इसका लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो लघुत्तम ले लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, हमारे पास में हो जाएगा 3x माइनस का x/3 बराबर आ रहा 32। 3x में से x गया तो अपने पास में हो गया 2x/3 बराबर यहाँ चल रहा 32। हम क्या करेंगे, इस 3 को इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 32 गुणा 3/2, नीचे ले गया मैं 2 से काटूंगा 16 बार और 16 को 3 से गुणा करूंगा 48। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 48। तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर मैंने तीसरा हल करा दिया है और प्रश्न संख्या तीसरे का जो आंसर है वो हमें 48 को राइट करना होगा।
इसी प्रकार मैं आगे जो प्रश्न दे रहा हूं आप उसके स्वयं हल करें। अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब आते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। ये 3